हेलो एवरीवन, हाईवे इंजीनियरिंग के एक और लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग कर्व्स में हॉरिजॉन्टल कर्व और ट्रांजिशन कर्व पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा थर्ड यूनिट जो कि हमारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का यूनिट है, उसका ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वर्टिकल कर्व। अब ये आज एक क्लास में हो पाएगा या दो क्लास में हो पाएगा, वो तो हम लोग जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। बट वर्टिकल कर्व हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें हमारे सारे थ्योरी पोर्शंस कवर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स पे हम लोग एक्सप्लेन वैसे ही कर चुके हैं। जब हम लोग साइड डिस्टेंसेस किए थे तो हम लोग उसके न्यूमेरिकल किए थे, सुपर एलिवेशन में फिर हम लोग उसके न्यूमेरिकल किए थे। अब जब हम लोग ये वर्टिकल कर्व कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग कर्व से जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल है, जो चाहे हॉरिजॉन्टल कर्व की हो, ट्रांजिशन कर्व की हो या वर्टिकल कर्व की हो, वो हम लोग इस थ्योरी पोर्शन के बाद में करेंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्लान ये है कि उसके बाद पहले हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग में मूव करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक इंजीनियरिंग थोड़ा वास्ट टॉपिक है। उसमें आपको आइडियाज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट है रोड का, वो आपको थोड़ा थ्योरी टॉपिक है, थोड़ा इजी टॉपिक है। तो पहले हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कि जो हमारा कितने टाइप्स के रोड होते हैं, किस तरह से रोड का कंस्ट्रक्शन होता है। अब आज वर्टिकल कर्व में हम लोग जैसे अपने स्टार्टिंग वाले कर्व वाले टॉपिक में डिस्कस किए थे कि हम लोग वर्टिकल कर्व में ग्रेडियंट्स पढ़ते हैं, ग्रेड कंपनसेशन पढ़ते हैं, और हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कर्व, जिसमें आपको समिट कर्व और वैली कर्व दोनों आते हैं। तो ग्रेडियंट्स एंड ग्रेड कंपनसेशन क्या होते हैं, ये हम लोग ग्रेडियंट्स वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सिर्फ वर्टिकल कर्व में टाइप्स ऑफ कर्व के ऊपर, कि आपको समिट कर्व क्या होते हैं, वर्टिकल कर्व क्या होते हैं। अब वर्टिकल कर्व क्या होता है पहले ये समझिए। वर्टिकल कर्व होता है कि जब आप किसी भी, या तो आप हिल्स पे जाएं या फिर आप प्लेन रीजन में जाएं, जब भी आप कुछ ऐसे एरिया को क्रॉस करते हैं जहां पे आपको थोड़ा अप ग्रेडियंट होता है, और फिर उस अप ग्रेडियंट के बाद फिर डाउन ग्रेडियंट होता है, या फिर मतलब चेंज ऑफ ग्रेडियंट होता है। जैसे आप थोड़ा सा, अगर आपको किसी आप एक एरिया में जा रहे हैं, आपको एक स्ट्रेट रोड था, यहाँ से आपको थोड़ा अप ग्रेडियंट फील हुआ, फिर इसके बाद आपको एक सडनली आपको एक या तो ज्यादा अप ग्रेडियंट फील हुआ, मतलब जो क्लाइम कर सकते हैं आप, या फिर आपको एक ग्रेजुअल दूसरा ग्रेडियंट एक फील हुआ। ये एक ग्रेडियंट में था, ये दूसरे ग्रेडियंट में था, फिर उसके बाद आपको हो सकता है कि ये स्ट्रेट पोर्शन हो गया हो। तो इस तरह से जब आपका ये स्ट्रेट रोड से जब आप ग्रेडियंट में मूव करते हैं, या फिर एक ग्रेडियंट से दूसरे ग्रेडियंट के बाद जब आप फ्लैट ग्रेडियंट में जाते हैं, या फिर आप अप ग्रेडियंट जाते जाते फिर आप डाउन ग्रेडियंट में आते हैं, तो जब आप इस तरह का कोई भी रेंज जब आप कवर करते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि जब आप व्हीकल आपकी यहाँ मूव कर रही है, और अगर सामने से आपकी एक और व्हीकल यहाँ आ रही है, या फिर अगर आपका कोई यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप इस ऑब्स्ट्रक्शन को इस हिल टॉप के वजह से आप नहीं देख पाते हैं, या सामने से जो व्हीकल आ रही है उसको आप नहीं देख सकते हैं। तो अगर आपको इतना सफिशिएंट डिस्टेंस मिले जिससे कि आप इस व्हीकल को देखने के बाद, अगर आपको व्हीकल स्टॉप करना है, तो आप जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपका व्हीकल उतने डिस्टेंस में स्टॉप हो जाए, अगर आपको ये डिस्टेंस मिल जाता है तो आपका जो भी एक्सीडेंट है वो अवॉइड हो जाएगा। तो वर्टिकल कर्व देने का अगर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कहा जाए, ये इंपॉर्टेंट रीजन कि हम लोग क्यों वर्टिकल कर्व देते हैं और हिल इस तरह से एज नहीं रखते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपको आपका, अगर हम लोग क्या हुआ कि हम लोग एक कर्व, ये वाला हमारा टोटल डिस्टेंस होता, हमारी व्हीकल यहाँ तक जाती और वो समहाउ इसको क्रॉस करके फिर यहाँ तक आती, फिर जैसे ही वो क्रॉस करती तब उसको ये व्हीकल दिखाई देता, तो उसके पास सफिशिएंट स्टॉपिंग डिस्टेंस इतना नहीं मिलता कि वो व्हीकल को स्टॉप कर सके, क्योंकि डाउन ग्रेडियंट में तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा लगता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे एक कर्व दे देंगे, तो अब आपको ड्राइवर का आई अगर यहाँ पे है, तो वो यहाँ से आपको बिल्कुल स्ट्रेट, ये वाला जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगा तो यहाँ से आपको नजर आ जाएगा, तो आप दोनों ही अगर ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो वो कुछ डिस्टेंस मूव करके वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये इसका एक पर्पस होता है कि हम लोग कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं। कर्व प्रोवाइड करने से हमारा ये वाला डिस्टेंस था, ये रिमूव हो गया, ठीक है। अब दूसरा बेनिफिट कि आपका अगर कोई इस तरह का एज है, या अगर थोड़ा स्मूथ एज इस तरह का ही मान ले, तो इसमें आप जब व्हीकल को क्लाइम करके आप जब क्रॉस करना चाहेंगे, तो अगर आप कार वगैरह या इस तरह से कुछ चला है जिसमें आपको 4 व्हील्स होते हैं, तो 2 व्हील्स आपको आगे की तरफ चले जाएंगे और 2 व्हील्स पीछे की तरफ रहेंगे। तो जैसे ही वो पहला 2 व्हील आपको जब इसको क्रॉस करेगा, तो हो सकता है कि उसका आपके व्हीकल का जो क्लियरेंस होता है, ग्राउंड क्लियरेंस, वो इतना ज्यादा नहीं हो कि वो इसको सफिशिएंटली क्रॉस कर सके। तो उस समय आपकी व्हीकल क्या होगी, बीच में सीसॉ की तरह फील होगा, तो ये आपको एक प्रॉब्लम होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इस जो एज होता है इसको हम लोग थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। अब अगर आप इस तरह से स्मूथ कर देंगे लेकिन आप एक कर्व प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो भी आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि आपकी व्हीकल इसको तो क्लाइम कर लेगी, और फिर आप यहाँ क्लाइम करके आप इस तरह से आना चाहेंगे, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। ये वाला जो एक्सीडेंट के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि आप इसको कर्व को इस तरह से आपको करना था कि आपका ये हिल है,
तो आपको यहाँ से इस तरह से इसको कर्व प्रोवाइड करना था। ये कर्व प्रोवाइड करने से आपको ये डिस्टेंस जो है, ये आपको लाइन ऑफ साइट आपको कुछ अचीव हो जाता है। तो लाइन ऑफ साइट अचीव होता है तो वो कर्व का जितना भी डिस्टेंस होगा उसके अंदर वो फिर सारे कैलकुलेशंस आएंगे। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं कि आप इस तरह का कुछ प्रोवाइड कर देते हैं कि आप एज को तो रिमूव कर दिए लेकिन आप कर्व नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बस थोड़ा सा फ्लैट कर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि व्हीकल इसको अगर क्लाइंब कर सकती है तो क्लाइंब तो करेगी, लेकिन अभी भी अगर यहाँ व्हीकल होगी तो वो इस व्हीकल को नजर नहीं आएगा। तो आप अगर यहाँ भी पहुंच जाएंगे तो भी यहाँ पे भी जो व्हीकल होगा वो आपको नजर नहीं आएगा। और अगर दोनों सेम लेन में आ रहे होंगे तो आप जैसे ही इसको क्लाइंब करेंगे और तब आपको ये व्हीकल दिखेगा, तो आप तब तक स्टॉप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो क्लाइंब करने का स्पीड अगर 50 का भी है तो 50 के हिसाब से जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट होता है वो आपको अगर 200 मीटर फॉर एग्जांपल अगर आता है तो आपको वो 200 मीटर उतना होना पड़ेगा। तो हम लोग जो वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं तो उसको वर्टिकल कर्व को प्रोवाइड करने का मतलब ही ये है, पर्पस ही ये है कि हम लोग सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि आपको ड्राइवर्स का जो आपको पैसेंजर्स का जो इनकन्वीनियंस होता है वो तो आपको जैसे ही आप ये पोर्शन भी आप प्रोवाइड कर देते हैं तो पैसेंजर का इनकन्वीनियंस खत्म हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कितना डिजाइन स्पीड है उस रोड का, फिर आपको बाकी ग्रेडियंट्स का क्या रोल है, उन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए तब हम लोग वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो स्मूथ हम लोग एक पोर्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी, जब आप अप ग्रेडियंट जा रहे हो वहां से आप डाउन ग्रेडियंट पे आने वाले हो तो उसमें हम लोग स्मूथ ग्रेडियंट रोड प्रोवाइड करते हैं, वो कहलाता है आपका वर्टिकल कर्व। अब वर्टिकल कर्व दो टाइप्स के होते हैं, पहला सबमिट कर्व, दूसरा वैली कर्व। सबमिट कर्व क्या होता है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब आप अप ग्रेडियंट में जा रहे होते हैं तो इसमें जो आप कर्व प्रोवाइड करते हैं जो आपके हिल के टॉप को डील करता है वो आपको कहलाता है सबमिट कर्व। लेकिन जब आप कहीं डाउन द हिल आ रहे होते हैं और फिर आपको सामने एक दूसरे हिल पे क्लाइंब करना होता है तो वो जो इसका आपका बॉटम होता है, आप इस बॉटम से तो व्हीकल को पार नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस बॉटम को हम लोग फिल कर देते हैं। तो फिल कर देते हैं तो ये जो शार्प एज है ये अब आपको एक स्मूथ एज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कर्व कहलाता है आपका वैली कर्व। ये वैली टर्म आया है कि वैली कहते हैं हम लोग रिवर को, तो जो हिली एरिया में जो रिवर चलता है वो वैली कहलाता है। तो आपको ये अगर यहाँ से इस तरह से वैली चल रहा है तो आपका ये एक हिल यहाँ आता है, कुछ वैली के अंदर तक जाता है, ये वाला हिल भी यहाँ आता है और ये कुछ अंदर तक आता है, इस पोर्शन में आपको वाटर एक्यूमुलेटेड रहता है। तो इसी से ये टर्म आया है कि अगर आपका इस तरह का रोड इस तरह डाउन आ रहा होगा और फिर इस तरह अप आ रहा होगा तो आपका अगर ये शार्प एज आता तो इस शार्प एज को हटा के जो आप कर्व प्रोवाइड करते हैं वो आपका वैली कर्व कहलाता है। और सबमिट कर्व का मतलब है कि हम लोग इसको कहते हैं सबमिट ऑफ द हिल। तो सबमिट को जब हम लोग डील करते हैं तो वो कहलाता है सबमिट कर्व। तो अब हम लोग आज ट्राई करेंगे कि हम लोग दोनों टाइप के कर्व्स के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जितने भी हैं, वैली कर्व, सबमिट कर्व और सबमिट कर्व से जुड़ा हुआ सारा कैलकुलेशन, हम लोग वो सारी चीजें आज डिस्कस कर लें। अगर वो हो जाता है और टाइम रहता है तो हम लोग वैली कर्व भी डिस्कस करेंगे, वरना वैली कर्व हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर्व से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल करेंगे। अब सबमिट कर्व तो समझ में आ गया कि क्या होता है। अब सबमिट कर्व हम लोग जब प्रोवाइड करते हैं तो क्या क्या हम लोग कंडीशंस होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे सबमिट कर्व्स होंगे, हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा कर्व क्या है, उसके डेविएशन एंगल क्या होता है। तो अब डेविएशन एंगल क्या होता है ये हम लोग पहले एक फिगर से समझते हैं कि आप एक रोड पे जा रहे हैं जो अप ग्रेडियंट पे जा रहा है। अब जब हम लोग कर्व पढ़ते थे, जब हमारे लास्ट सेमेस्टर में जब हम लोग सर्वेइंग में कर्व्स पढ़े थे तो उसमें हम लोग एक डिफ्लेक्शन एंगल पढ़े थे फाई। मतलब आपका ये हॉरिजॉन्टल कर्व जा रहा था, इस तरह से जा रहा है, तो आपका यहाँ से स्ट्रेट रोड जा रहा था, यहाँ से स्ट्रेट रोड जा रहा था, तो ये स्ट्रेट रोड को अगर आप कर्व नहीं देते तो ये बिल्कुल सीधा जाता। तो वो कितने एंगल है, ये वाला जो दूसरा रोड है तो ये दोनों के रोड के बीच में कितना टर्निंग एंगल है कि अगर ये रोड सीधा जाता और ये रोड इसमें आके मीट करता तो ये कितना एंगल बनाता, ये कहलाता था डिफ्लेक्शन एंगल। उसी तरह से वर्टिकल कर्व के केस में भी होता है कि जब आपका अप ग्रेडियंट जा रहा होता है उसके बाद वो कोई सा भी ग्रेडियंट अगर लेता है, या तो डाउन ग्रेडियंट लेता है या हॉरिजॉन्टल में रहता है या फिर फर्दर अप ग्रेडियंट में जाता है, लेकिन वो जो दोनों रोड हैं उन दोनों रोड को कितने एंगल में वो चेंज हो रहे हैं वो बताता है आपका डेविएशन एंगल। इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं वर्टिकल कर्व के टर्म में। मतलब आपका ये रोड अगर स्ट्रेट जाता तो कुछ ये डॉटेड लाइन को फॉलो करता और ये वाला रोड आपका एक्चुअल में जा रहा है तो आपको इस वाले रोड से इस वाले रोड में आना है, तो इसमें जो आपका चेंज होता है एंगल का वो आपका कहलाता है डेविएशन एंगल। ये है आपका डेविएशन एंगल, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं।
सेम इस रोड में भी होगा, इस केस में भी जब आप अप ग्रेडियंट में जा रहे हैं और अगर आप एक उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रोड में जा रहे हैं तो ये आपका स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन ये अब आपका लाइन है, तो इस केस में ये कहलाएगा आपका डेविएशन एंगल। सेम इस केस में भी ये स्ट्रेट रोड होता और ये भी एक्चुअल रोड है, इसका मतलब है ये आपका एन है। फिर फोर्थ केस में ये आपका रोड जाता है स्ट्रेट, बट ये आपका रोड इस तरह से अभी जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका डेविएशन एंगल एन है। अब ये डेविएशन एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन होता है, इट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ द ग्रेडियंट्स। जो दो ग्रेडियंट्स को आप कवर कर रहे हैं, ये पहला रोड है, ये दूसरा रोड है। इस केस में ये ब्लैक वाला पहला है, ये दूसरा है। इसमें ये पहला, ये दूसरा, इसमें ये वाला पहला, ये दूसरा है। ये दोनों रोड का जो डिफरेंस है एंगल का, वो आपको कहलाता है डेविएशन एंगल। अब वो डिफरेंस क्या है कि आप इस रोड को जा रहे हैं, इस रोड में आ रहे हैं, तो ये एन है आपका डिफरेंस। तो इस एन को हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं n1 माइनस n2। डिफरेंस है तो n1 आपका जो भी रहेगा, अप ग्रेडियंट डाउन ग्रेडियंट जो भी रहेगा वो ब्रैकेट में गिवन है, इसका मतलब है कि इसका साइन इस ब्रैकेट के अंदर रहेगा। फिर n2 भी आपको जो भी रहेगा, तो वो पॉजिटिव रहेगा या वो नेगेटिव रहेगा, उसका साइन इस ब्रैकेट के अंदर रहेगा। इन दोनों का जो एल्जेब्रिक डिफरेंस होगा, अब चाहे वो पॉजिटिव आ जाए ब्रैकेट ओपन करने के बाद या नेगेटिव आ जाए, वो दूसरा इशू है, बट हमारा n का जो फॉर्मूला होता है वो n1 माइनस n2 होता है, जिसमें n जो है वो परसेंटेज में रहता है। तो जब परसेंटेज में n निकलता है, इसका मतलब है कि आपका n1 भी और n2 भी परसेंटेज में ही रहेगा। अगर आपको 1 by समथिंग अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है कि 1/100 है या 1/50 है, तो आप उसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे और फिर उस दोनों परसेंटेज को जब आप माइनस करेंगे तो जो परसेंट आएगा वो आपका डेविएशन एंगल होगा। अब ये डेविएशन एंगल का काम क्या है? ये डेविएशन एंगल आपको बताता है कि आपका रोड कितने एंगल से डेविएट कर रहा है। उससे आपको आगे के जो आप अभी कैलकुलेशंस आगे जानेंगे कि आपको जब वैली कर्व जब आपको समिट कर्व प्रोवाइड करना होता है, तो आप किस तरह से आपका किस कॉन्सेप्ट पे, किस डेविएशन एंगल पे किस तरह से आपका रेडियस चेंज होगा, कितना आपका कर्व रहेगा, आपका क्या लेंथ ऑफ द कर्व रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस डेविएशन एंगल पे डिपेंड करती है। जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व में पढ़ते थे कि जब हमारा सारा जो कैलकुलेशन होता था वो हमारे फाई पे डिपेंड करता था, जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल होता था। तो वर्टिकल कर्व के केस में ये सारा जो इन्फॉर्मेशन, जो फॉर्मूला आएगा वो आपके डेविएशन एंगल पे डिपेंड करेगा। तो अब डेविएशन एंगल हम लोग एक एक करके सारे केस में, ये तो हुआ मैथमेटिकली n1 माइनस n2। अच्छा, अब ग्रेडियंट्स की बात आ रही थी। जब हम लोग ग्रेडियंट्स का चैप्टर पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि जब भी हम किसी हॉरिजॉन्टल पोर्शन से जब हम लोग अबव क्लाइंब करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव ग्रेडियंट कहलाता है, प्लस ग्रेडियंट। और जब भी हम लोग किसी हॉरिजॉन्टल पोर्शन से डाउनवर्ड्स अगर जाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा नेगेटिव ग्रेडियंट, उसको हम लोग कहते हैं माइनस ग्रेडियंट। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा ब्लू लाइन जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है सारे डायग्राम्स में। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन वहां है, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ भी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो हम लोग अबोव जा रहे थे, तो जब अबोव जा रहे थे तो इसका मतलब है कि हमारा प्लस n1 हुआ, मतलब पॉजिटिव ग्रेडियंट। अब हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद वहां से हम लोग डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग, ये वाला लाइन हमारा डाउनवर्ड्स हुआ, मतलब पहले अपवर्ड्स गए फिर डाउनवर्ड्स गए, फिर वापस हम लोग इसी रोड में आके इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा एज्यूम करते हैं। तो क्या होगा, हमारा पहला ये प्लस n1 हुआ तो ये माइनस n2 होगा। अब n1 है तो ये माइनस n1 नहीं, एक का हम लोग एक नोमेनक्लेचर ले रहे हैं, इसलिए ये n2 हो गया। अगर एक और होता इसी में तो उसको हम लोग n3 दे देते। जैसे हमारा फिर से अगर ये कुछ दूसरे इस तरह से जाता तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लस n3, क्योंकि इसका एंगल डिफरेंट होगा, इसका एंगल डिफरेंट हो सकता है, तो इसलिए 1 2 3 4। अब ये जब डिफरेंट फिगर में आएंगे तो फिर से n1 n2 लेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग डाउन अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव होगा। अब हम लोग एक एक करके एक एक केस की बात करते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, अपवर्ड्स पहला प्लस है, डाउनवर्ड्स माइनस है। डेविएशन एंगल क्या होता है, n इज इक्वल टू n1 माइनस n2। अब n1 क्या है आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव n1 ये आपको ब्रैकेट में है, माइनस n2 क्या है नेगेटिव, माइनस n2। तो ये क्या हो गया, n1 प्लस n2 हो गया। ये आया आपका n का वैल्यू इस वाले कर्व में, ये जो पहला टाइप है इसमें आपको डेविएशन एंगल इज इक्वल टू ग्रेडियंट 1 प्लस ग्रेडियंट 2 आप करेंगे तो वो आपका टोटल डेविएशन एंगल निकल जाएगा। तो ये वो आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि कैसे डेविएशन एंगल निकला n1 प्लस n2। अगर आपको ये याद नहीं हो या अगर आपको ये कैलकुलेट नहीं करना हो तो आप कैसे समझेंगे। आपका ये टोटल होता है डेविएशन एंगल n। ये वाला जो स्ट्रेट लाइन था जिससे ये अबोव आ रहा था, तो ये वाला
N1% कुछ ग्रेडियंट होगा, ये जिसको हम लोग प्लस N1 बोल रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जो आपका ग्रेडियंट है। तो अगर ये प्लस N1 है तो ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन है, और ये पैरेलल लाइन होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये बाहर वाला, इस एन को यहाँ से हटा देते हैं, ये एन यहाँ लिख देते हैं। तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन से जैसे ये है, उसी तरह ये अल्टरनेट एंगल होगा, तो ये आपका N1 हो जाएगा। अब N2 क्या होता है, वही हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जो आपका माइनस ग्रेडियंट आया है, तो ये हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ये आपका N2 आया है, ठीक है। अगर यहीं से आपका एक रोड डाउन जाता तो इसी हॉरिजॉन्टल से वो N2 आता ना, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है जो इसके पैरेलल है, तो उससे जो हमारा रोड डाउनवर्ड्स जा रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इससे डाउनवर्ड्स आया तो ये N2 हो गया। अब आप इसको अगर सिंबल के हिसाब से अगर इसको सिर्फ ऐसे ही देखेंगे, तो ये आपको टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक n है, तो ये टोटल n को आप N1 प्लस N2 भी तो कह सकते हैं। तो इससे आपका निकल गया ये n इक्वल टू N1 प्लस N2। तो ये समझने की जरूरत है कैसे हुआ है। अब दूसरे पार्ट में आते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये इसके साथ ही आपको फ्लश कर रहा है। ये यहाँ से आपका रोड आ रहा था और ये अप ग्रेडियंट में चला गया। अब ये अप ग्रेडियंट में गया तो ये हो गया आपको N1। प्लस और माइनस की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, प्लस माइनस से करेंगे तो क्या होगा पहले ये देख लीजिए। n इज इक्वल टू आपका N1 माइनस N2 है, तो N1 आपका क्या है, पॉजिटिव ग्रेडियंट है, N1 माइनस N2, N1 पॉजिटिव है तो प्लस N1, और N2 तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि आपको जब ये हॉरिजॉन्टल में आया तो फिर हॉरिजॉन्टल में ही चला गया, मतलब ये ना अपवर्ड जा रहा है ना ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब है आपको ये -0 हो गया। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ प्लस N1 हो गया, मतलब आप इसको डायरेक्टली N1 लिख सकते हैं। तो इस केस में आपको n इज इक्वल टू N1 हो गया। ये पहला केस है जब आपको अप ग्रेडियंट के बाद एक डाउन ग्रेडियंट मिलता है। जब आप किसी बुक्स में देखेंगे या नोट्स में देखेंगे तो थ्योरी पोर्शन में आपको यही लिखा होगा, पार्ट 1 इसका नाम ये होता है व्हेन अप ग्रेडियंट मीट्स अ डाउन ग्रेडियंट। सेकंड वाले पार्ट का नाम होगा व्हेन अप ग्रेडियंट मीट्स अ हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट है। अब इसका डेविएशन एंगल n समझिए, ये आपका n है, इसका मतलब है कि आपका ये स्ट्रेट लाइन है और ये अगर आपका ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल क्या होगा, ये भी आपका N1 हो जाएगा। अब ये देखिए n है और ये N1 भी है, इसका मतलब n इज इक्वल टू N1 हो गया। इस केस भी को भी समझ गए हम लोग। अब थर्ड केस में आते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा N1 है, इसका मतलब है कि ये वाला हमारा N1 होगा, क्योंकि यही लाइन आगे जाता तो हमारा ये डॉटेड लाइन ही रहता। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल से बात कर रहे हैं तो ये हमारा N1 है। अब हमारा n सिर्फ इतना सा है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग, अब ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपका रेड ब्लैक वाला लाइन आगे जा रहा है, ये क्या है आपको, ये N2 है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से ही आपको ब्लैक लाइन का टोटल N1 है डॉटेड लाइन का, और हॉरिजॉन्टल से ही ये जो प्लेन लाइन है इसका N2 है। अब आपको ये सिर्फ n आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर आप इस पूरे N1 में ये वाला पोर्शन माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको निकल जाएगा। अगर आप इसको x कहते हैं तो ये क्या होगा आपको, ये टोटल n है, तो आप इस टोटल N1 में से सॉरी ये आप N2 माइनस करेंगे तो N1 माइनस N2 में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यही x क्या है आपको, डेविएशन एंगल है। अब ये देखिए, अब अगर इसको फॉर्मूला के हिसाब से देखें, n इज इक्वल टू N1 माइनस N2। N1 क्या है, पॉजिटिव ग्रेडियंट है, इसका मतलब है प्लस N1, और N2 क्या है, ये भी पॉजिटिव ग्रेडियंट है इस केस में, तो पॉजिटिव ग्रेडियंट है, सॉरी ये आपको, हाँ ये भी आपको पॉजिटिव ग्रेडियंट, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से ये नीचे नहीं आ रहा है, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, बस उसका ग्रेडियंट जो है वो थोड़ा चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये भी आपको प्लस N2 है। तो अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो N1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस N2। तो आपको फॉर्मूला से n क्या आया, N1 माइनस N2। यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे थे, इस टोटल N1 में से ये N2 माइनस करेंगे तो डेविएशन एंगल निकल जाएगा। तो सेम चीज फॉर्मूला से भी निकला, सेम चीज कॉन्सेप्ट से भी निकला। फोर्थ केस में आइए, इसको हम लोग कहते हैं व्हेन डाउन ग्रेडियंट मीट्स अनदर डाउन ग्रेडियंट। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन था हमारा, यहाँ से ये पहले ही डाउन चल रहा था N1 से, और उस थोड़ी दूर जाने के बाद वो फिर से डाउन हो गया, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो अब देखिए, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वाला आपका एंगल हो जाएगा N1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड था, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। अब ये आपका N1 है, लेकिन डेविएशन एंगल ये आ रहा है, इसका मतलब है कि आप अगर इसमें, अच्छा अब N2 क्या है आपका, N2 है आपका इस हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में जो ये सेकंड वाला आपका लाइन है, ये आपका N2 है। तो अगर आप N2 में से ये N1 माइनस कर देंगे तो ये n निकल जाएगा आपको। जो हम लोग यहाँ कर रहे थे इसी का थोड़ा सा उल्टा हो गया। अब ये N1 उसमें बड़ा था, इसमें N2 बड़ा है,
तो इस पूरे n2 में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दीजिए, ये n आपको निकल जाएगा। अब इसको फॉर्मूला से देखिए, n1 माइनस n2 है, n इज इक्वल टू n1 माइनस n2। अब n1 आपका क्या है, नेगेटिव है क्योंकि डाउन ग्रेडियंट था, तो माइनस n1 माइनस n2 आपका क्या है, ये भी नेगेटिव है, तो माइनस n2, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो माइनस n1 प्लस n2। अब इसको आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, n2 माइनस n1, n के साथ माइनस है, n2 के साथ प्लस है, तो आप n2 को पहले ले आइए, n1 को बाद में ले आइए, तो ये क्या बन गया, n इज इक्वल टू n2 माइनस n1। यहाँ भी तो यही हो रहा है, n2 माइनस n1 करेंगे तो n निकल जाएगा। तो ये है आपको डेविएशन एंगल चारों टाइप्स के, जितने टाइप्स को आपको समिट कर्व होते हैं, कि जब पहला केस होता है, इसका एक्चुअली नाम दे देना था व्हेन अप ग्रेडियंट मीट्स डाउन ग्रेडियंट। ये आपको केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, व्हेन अप ग्रेडियंट मीट्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये केस 2 हो गया। केस 3 में क्या हो गया, व्हेन अप ग्रेडियंट मीट्स अनदर अप ग्रेडियंट। केस नंबर 4 में क्या हो गया, व्हेन डाउन ग्रेडियंट मीट्स अनदर डाउन ग्रेडियंट। अब अगर आप डाउन ग्रेडियंट मीट्स अनदर अप ग्रेडियंट कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका वैली कर्व का पार्ट, तो वो अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। आपको समिट कर्व में सिर्फ ये 4 टाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं। कि समिट का मतलब ही है कि आपको अपवर्ड्स तो पहले जाना है, इसका मतलब आप सब में देख रहे होंगे आपका जो पहला वाला ग्रेडियंट है वो आपका प्लस है, लेकिन इस केस में आपका पहला वाला माइनस है। जब इस केस में पहला वाला माइनस और आप इसको दूसरे वाले को भी माइनस कर देंगे, तो जब आप इसको अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये आपके लिए एक हिल के टॉप का काम कर रहा है। जब आप इस साइड से यहां से खड़े होकर देख रहे होंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये आपको केस नंबर 1 की तरह हो जाएगा। बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान के चल रहे हैं कि ये ऊपर से आ रहा है, इसलिए हम लोगों का ये वाला वैल्यू जो है ये इस वाले के वैल्यू के रिस्पेक्टिवली चेंज हो गया है। ठीक है, तो आपको ये टोटल 4 टाइप्स के आपको सबमिट कर्व्स मिलेंगे। अब इन चारों के बेसिस पे ही आपका आगे का जो फॉर्मूलाज होगा कि आपको किस तरह से आपको लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, वर्टिकल कर्व आप लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसका हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन में अभी ये नहीं कह सकते कि डेरिवेशन डिस्कस करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपका टॉपिक बहुत शॉर्ट है आपके सिलेबस में। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब एक एक करके सारे टॉपिक्स के ना फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे बनेगा और उस फॉर्मूले में हम लोग क्या क्या वैल्यूज किस तरह से पुट करेंगे। ठीक है, अब लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, जब आप एक सबमिट कर्व प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो अगर आपका ये इस तरह से आपका एक सबमिट कर्व प्रोवाइड हो रहा है, तो आपको ये प्लस ग्रेडियंट में है, ये आपका माइनस ग्रेडियंट में है, तो ये जो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व आप प्रोवाइड करते हैं ये आपको होता है सबमिट कर्व के केस में पैराबोलिक कर्व। तो जब आपको ये पैराबोलिक कर्व होता है तो इस पैराबोलिक कर्व का एक आपको इक्वेशन होगा, तो आपको यहाँ लिखा है जनरली पैराबोलिक सबमिट कर्व्स आर अडॉप्टेड हुज इक्वेशन इज गिवन बाय y इक्वल टू ax स्क्वायर। मतलब किसी भी x डिस्टेंस पे आपका y कितना होगा ये आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं पैराबोला के केस में। तो अब इसमें a क्या है आपका, a है आपका n/2l, n आपका डेविएशन एंगल होता है जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और l आपका होता है लेंथ ऑफ कर्व। जब आप लेंथ ऑफ कर्व कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद आपका ये a वैल्यू निकल जाता है, फिर से आपको y पता चल जाता है कि आपका किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये x डिस्टेंस पे आपका y कितना है, ये आपको इस इक्वेशन से निकल जाता है। तो इसके लिए आपको लेंथ ऑफ कर्व पहले पता होना जरूरी है। तो लेंथ ऑफ कर्व हम लोग 2 केसेस में डिस्कस करते हैं सबमिट कर्व में। पहला केस होता है जब हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, दूसरा केस होता है आपका जब हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। अब जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तो इसमें हमारा जब लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन SSD होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, जब लेंथ ऑफ कर्व स्मॉलर देन SSD होता है तो क्या फॉर्मूला होता है। अब हम जब लेंथ ऑफ कर्व कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग ये केस कैसे ले रहे हैं कि लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन या लेस देन SSD। अब क्या होता है कि जब हम लोग वर्टिकल कर्व की बात करते हैं तो वर्टिकल कर्व आपको एक तो लॉन्ग होता है और फ्लैट होता है। आप कभी भी वर्टिकल कर्व इस तरह से नहीं देखेंगे, क्योंकि वो आपको वर्टिकल कर्व देने का पर्पज ही ये है कि आपको वो हिल का जो टॉप है उसको वो
ईज करना है ट्रांसपोर्टेशन को, तो आप ग्रेजुअली प्रोवाइड करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोगों का ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग T1 नेम देते हैं और इसको अगर हम लोग T2 नेम देते हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन इनको कनेक्ट करता है T1 T2, इसको हम लोग प्रैक्टिकल पर्पज मतलब अभी न्यूमेरिकल पर्पज में क्या करते हैं कि हम लोग इसको इस लेंथ ऑफ कर्व के बराबर मान लेते हैं। तो अब हम लोगों को इस पॉइंट से यहां से कर्व बनाना है और इस पॉइंट तक बनाना है। तो ये वाला डिस्टेंस तो हम लोगों को पता होगा, तो ये वाला डिस्टेंस आपको, अब ये आपका कर्व है तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस हमारा लेंथ ऑफ कर्व है। तो जब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस हमारा लेंथ ऑफ कर्व है, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग होगा और बहुत फ्लैट होगा तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग वैसा मान रहे हैं। तो अब हम लोगों को पता है कि हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वो तो हमें पता है कि हम अप ग्रेडियंट में जा रहे हैं, हम अप ग्रेडियंट के लिए एसएसडी पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, डाउन ग्रेडियंट में अगर बना रहे हैं तो डाउन ग्रेडियंट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग एसएसडी कैलकुलेट की और ये हमें पता चल गया कि जो हमारा लेंथ है वो हमारा एसएसडी से ज्यादा आ रहा है। अब हमें एग्जैक्टली लेंथ ऑफ कर्व कितना प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि जब आपका लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन एसएसडी होगा तो L इज इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 कैपिटल H प्लस √2 स्मॉल h ब्रैकेट होल ब्रैकेट में स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ कर्व का, जब आपका एसएसडी से लेंथ ऑफ कर्व बड़ा होगा। अब इसमें एक एक करके सारे टर्म्स क्या है, n तो आपको पता है ये डेविएशन एंगल है, s आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है जो एसएसडी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल H और स्मॉल h। जब हम लोग साइड डिस्टेंस का कैलकुलेशन जो क्लास स्टार्ट किए थे उसमें आपको दो चीज समझाए थे कि जब आप किसी भी व्हीकल को देख करके आप जब स्टॉप होना चाहते हैं, तो जैसे ये आपकी व्हीकल है तो यहाँ आपके ड्राइवर का आई है, तो ये ड्राइवर आई का एक हाइट होता है, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल H। और आप जिस ऑब्जेक्ट को देख करके आप अपनी व्हीकल को स्टॉप करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है वो होता है आपका स्मॉल h। लेकिन उसके आगे हम लोग उसमें डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि वो वहां का पार्ट नहीं था। तो अब ये कैपिटल H जो है ये आपका हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई। जब आप एक कर्व को नेगोशिएट कर रहे हैं तो उसमें आप जिस व्हीकल से नेगोशिएट कर रहे हैं तो वो H है आपके उस वाले व्हीकल के ड्राइवर का हाइट, आई का हाइट। तो वो हमने IRC क्या कहता है कि 1.2 मीटर एज पर IRC आपका कैपिटल H का वैल्यू होता है। हाइट ऑफ ड्राइवर आई 1.2 मीटर सारे व्हीकल्स के लिए। और जो आपका H होता है, जो आप ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं, उस ऑब्स्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड हाइट है 0.15 मीटर, मतलब ग्राउंड से 150 mm 6 इंचेस। तो ये दो को जब आप पुट करते हैं तो आपको ये L का वैल्यू निकल जाता है, L इज इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। ये आपका एक शॉर्ट में वैल्यूज काम आ जाता है जो आपको ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने में काम आएगा। लेकिन आपका ये होता है बेसिक फॉर्मूला, इसमें आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आपको एग्जाम में ये वैल्यू फॉर एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करके 1.15 के बदले 0.2 दे देता है तो उस केस में आपका ये 4.4 नहीं रहेगा, क्योंकि आप ये 1.2 पुट करेंगे, यहाँ 0.15 पुट करेंगे और इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको ये 4.4 आता है। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि वहां आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो आप ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखिए, आप इसमें डेविएशन एंगल आपको पता है, एसएसडी कैलकुलेट कीजिए, आपका लेंथ ऑफ कर्व निकल जाएगा। ठीक है। अब दूसरा केस, जब लेंथ ऑफ कर्व आपका लेस देन एसएसडी होता है, एसएसडी आपका ज्यादा है, लेंथ ऑफ कर्व कम स्मॉल है, तो उस केस में ये फॉर्मूला हो जाता है 2s माइनस √2h प्लस √2h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अब इस फॉर्मूला में जब आप पुट कीजिएगा, इसको पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो ये पूरा क्या आया था, 4.4 ही आया था। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपको 2s माइनस 4.4 बाई n। मतलब आपको सिर्फ इसका वैल्यू याद रखना है कि √2 कैपिटल H प्लस √2 स्मॉल h, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये 4.4 हो जाता है। तो ये दो केसेस होते हैं जब आप एसएसडी को कंसीडर करते हैं लेंथ ऑफ कर्व के केस में। फिर दूसरा केस जब आप ओएसडी को कंसीडर करते हैं या फिर आप ओएसडी और आईएसडी को कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और ओएसडी आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। जब आप इन दोनों को कंसीडर करते हैं तो इस केस में जब आपका लेंथ बड़ा होता है ओएसडी या आईएसडी से, तो उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाता है L इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट में √H1 प्लस H2 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें आपको NS और H1 H2 तो आपको पता है, लेकिन अब OSD और ISD के केस में IRC क्या कहता है कि जब आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में आप क्या करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख के व्हीकल स्टॉप करना चाहते हैं या फिर किसी व्हीकल को देख करके। तो अगर आप व्हीकल को देख के अगर आप अपनी व्हीकल स्टॉप करना चाहते हैं तो उसका तो आपको व्हीकल का हाइट ज्यादा होता है, लेकिन आप स्मॉलर वाला लेते हैं जो आपका अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट को आप देख के स्टॉप करना चाहते हैं तो इससे क्या होगा कि ये दिखने के चांसेस कम होते हैं। तो इस केस में हम लोग हाइट देते हैं 0.15।
लेकिन जब आप OHD और IHD की बात करते हैं तो इसका मतलब आप ओवरटेकिंग की बात करते हैं, मतलब आप दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करने की बात करते हैं। तो जब आप ओवरटेक करने वाला व्हीकल भी अगर आपका कार है और जिसको आप ओवरटेक करने वाले हैं वो भी कार है, तो हाइट ऑफ ड्राइवर आई भी आपको H1 होगा और हाइट ऑफ जो आपका सामने वाला व्हीकल है उसका भी जो ड्राइवर आई का हाइट होगा वो H2 होगा। इसका मतलब है कि H1 और H2 सेम होना होगा, जो IRC आपको कहता है कि इस केस में जब आप OHD IHD की बात करेंगे तो इसमें H1 H2 आपका सेम हो जाएगा 1.2 मीटर, इसमें 1.2 और 0.15 होता था। तो अब आप जब इसको इस वैल्यू को आप जब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये पूरे वाला ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6। ठीक है, अब हम लोग से फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। अब जब आपका लेंथ ऑफ कर्व लेस देन OHD IHD हो जाएगा तो आपका फॉर्मूला फिर से 2s माइनस, अब ये वैल्यू एक्चुअली क्या हो रहा है, रोटेट हो जा रहा है। इस केस में आपको सिर्फ ये NS स्क्वायर सिर्फ ये फॉर्मूला में चेंज हो गया 2s में, आप इसको भी देखेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये आपको डिनोमिनेटर में था, NS स्क्वायर आपको न्यूमिनेटर में था, तो इसमें से आपको ये चेंज हो गया। आपको ये एक्चुअली याद रखने के लिए इजी होगा कि आपको फॉर्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, बस इसमें आपका ये वैल्यू नीचे था, इसमें आपका ये वैल्यू ऊपर आ जाता है और थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो L इज इक्वल टू 2s माइनस 2 इंटू अंडर रूट H1 प्लस H2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। सेम इसमें भी जब आप ये 1.2 रख के आप इसे पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू 2s माइनस 9.6 बाई n। बहुत ही इजी लग रहा होगा, बस आपको ये फॉर्मूला जो है ये याद होने चाहिए। जब ये फॉर्मूलाज याद होंगे तो अभी जब हम लोग वर्टिकल कर्व का जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उस केसेस में आपको कंडीशंस दिया रहेगा, तो आपको उस कंडीशंस के हिसाब से आपको निकालना होगा कि आपका लेंथ ऑफ कर्व कितना आएगा। तो आपको जब फॉर्मूला ही नहीं याद रहेंगे तो फिर आप अगर आपको मान लीजिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रहा, आप ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट चांसेस है कि जब आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपके मार्क्स 1 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो ये चारों फॉर्मूला याद रखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे आपको टाइम कंज्यूम नहीं होता है। आपको बस ये फॉर्मूला याद है, इसमें आपको सिर्फ NS स्क्वायर पुट करना है, ये 9.6 आपका सॉल्व किया हुआ है जो आप वहां सॉल्व करेंगे। अब वो भी आपको अगर कैलकुलेटर प्रोवाइडेड है तो आपको कंप्यूटराइज कैलकुलेटर होगा तो वो टाइम टेकिंग होगा। तो इसलिए आपको ये चारों जो ब्लू में फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं बॉक्स में ये याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेटर है। और अगर सेमेस्टर एग्जाम की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला याद रखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि इनको लिखने के भी आपके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये है आपको वर्टिकल सबमिट कर्व में आपको किस तरह से आपको लेंथ ऑफ कर्व डिसाइड होता है। OHD IHD का केस में जब डिस्कस करते हैं तो वो, और जब हम लोग SHD के केस में डिस्कस करते हैं तो वो। अब आखिर इन कर्व को अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर आपका ये तो हो गया कि आपका रिक्वायर्ड आपका कितना वैल्यू है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लेंथ ऑफ कर्व रिक्वायर्ड नहीं होता है, जैसे आपका ग्रेडियंट इतना कम चेंज है कि आपको उस केस में ऐसा कुछ है कि आपको वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसके लिए भी, क्योंकि आप सडनली अगर व्हीकल को यहाँ से आकर के यहाँ चेंज करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ डिस्कम्फर्ट होगा, पैसेंजर्स को, व्हीकल को डिस्कम्फर्ट होगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक मिनिमम लेंथ ऑफ वर्टिकल सबमिट कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वो अभी हम लोग इसके बाद एक टेबल में आपको वो डायरेक्टली वैल्यूज है, सिर्फ वो वैल्यूज आपको डायरेक्टली बता देते हैं कि वो कितना वैल्यूज आपको मिनिमम प्रोवाइड करना पड़ता है अलग अलग डिजाइन स्पीड के केस में। आपको रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आपको फिर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो आपको होता है कि पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट नहीं होने के लिए। तो अब हम लोग इसके बाद वो टेबल डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या क्या वैल्यूज होते हैं। अब मिनिमम लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, आपको जैसे भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको बहुत ही या तो फ्लैट ग्राउंड है या फिर बहुत ही कम आपका डेविएशन एंगल है कि आपको कोई वर्टिकल कर्व उसमें प्रोवाइड करना है या नहीं करना है, तो रिक्वायरमेंट अगर नहीं भी कह रही है तो भी फॉर द सेक ऑफ समटाइम्स साइड डिस्टेंस, कि आपको अगर ये छोटे से इस एज की वजह से आपको कहीं से अगर आपका रिक्वायर्ड साइड डिस्टेंस स्टॉपिंग यहाँ तक आ रहा होगा और अगर आपको ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है या कुछ ऐसा होता है कि ये आपको अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है, तो इस सेक में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है आपको वर्टिकल ग्रेडियंट के बेसिस पे, बट आपको साइड डिस्टेंस के बेसिस पे कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सब चीजों के लिए ना एक मिनिमम क्राइटेरिया दे दिया गया है कि आपको मिनिमम लेंथ ऑफ सबमिट कर्व कुछ प्रोवाइड करना है। अब ये आपको अलग अलग डिजाइन स्पीड के हिसाब से है। कैसे, आप अभी जो फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे उसमें आपको एक फॉर्मूला था NS स्क्वायर बाई 4.4 जो आपको अंडर रूट 2h प्लस अंडर रूट 2h होता था। तो आप ये किस बेसिस पे निकालते थे, डेविएशन एंगल और साइड डिस्टेंस के बेसिस पे। डेविएशन एंगल तो चलो आपको ग्रेडियंट के बेसिस पे निकल जाता है, साइड डिस्टेंस कैसे निकलता था, डिजाइन स्पीड के बेसिस पे। आपका डिजाइन स्पीड चेंज होगा, आपका साइड डिस्टेंस चेंज होगा। तो अगर आप डिजाइन स्पीड वहां चेंज करेंगे तो साइड डिस्टेंस चेंज होगा, फिर अल्टीमेटली क्या चेंज होगा, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व सबमिट कर्व।
तो मतलब आपका डिजाइन स्पीड के बेसिस पे आपका लेंथ ऑफ समिट कर्व चेंज हो सकता है, क्योंकि उससे साइड डिस्टेंस चेंज होगा और इनडायरेक्टली आपका लेंथ ऑफ कर्व चेंज हो जाएगा। तो इन सारे चीजों को सॉर्ट आउट करके कि एक डिजाइन स्पीड के हिसाब से आपका कितना साइड डिस्टेंस होगा, फिर उस साइड डिस्टेंस को एक फॉर्मूले में पुट किया गया, फिर आपको वो OHD और IHD दोनों के हिसाब से निकाला गया, उसमें से जो आपका मिनिमम वैल्यू हो गया ये SSD के लिए निकाला गया। तो इस तरह से जो आपका मिनिमम वैल्यू हुआ, तो ये सारे चीजों को कैलकुलेट करके एक टेबल दे दिया गया है कि आपको अगर 35 का तक का स्पीड होगा तो आपको मिनिमम लेंथ 15 मीटर का एक समिट कर प्रोवाइड करना चाहिए। फिर आपका ये 40 होगा तो 20, 50 के केस में 30, 65 के केस में 40, 80 में 50 और 100 के स्पीड पे मिनिमम आपको 60 मीटर का प्रोवाइड करना चाहिए। अब ये देखिए, आप 100 के स्पीड पे आपको डिसाइड हो रहा है कि 60 मीटर का कर्व बनेगा। अब आपको ये डेविएशन एंगल के केस में डिसाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि डेविएशन एंगल को पुट करके ही ये सॉर्ट आउट करके न्यूमेरिकल निकाला गया ये वैल्यू। आपको मतलब ये 1 है, ये आपको अगर 3 है, तो इस बीच में आपको 2 में था डेविएशन एंगल, जिसको सॉल्व किया गया, अलग अलग वैल्यूज आए होंगे, उसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू चेक किया गया। वो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ है जो आपको प्रोवाइड करना है, जो आपका मिनिमम लेंथ हो जाएगा समिट कर्व का। तो आप डायरेक्टली इस टेबल को भी याद कर सकते हैं कि आपको 35 तक के स्पीड में 15 का प्रोवाइड करना है, और इस तरह अलग अलग स्पीड के केस में आपको अलग अलग लेंथ ऑफ समिट कर्व आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपको एक टॉपिक और है छोटा सा, जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि जब आप पैराबोलिक पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो अब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए एक फॉर्मूला गिवन है आपको, वो है 0.278 v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.75। तो अब इसमें क्या होता है, v आपका होता है किलोमीटर पर आवर में। जब आप किसी भी स्पीड के लिए, फॉर एग्जांपल आप 50 के लिए पुट करेंगे या 60 के लिए पुट करेंगे, तो उसके हिसाब से आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एक रिक्वायर्ड आएगा। तो अब वो 50, अगर आप 50 पुट करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इन मीटर्स। ठीक है, तो ये है आपको वर्टिकल कर्व में आपके सारे रिलेटेड टॉपिक्स जो आपका समिट कर्व के केस में। आज वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ समिट कर्व तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग फिर वैली कर्व डिस्कस करेंगे और उसके सारे फॉर्मूलाज देखेंगे, किस तरह से फॉर्मुलेट होते हैं, वैली कर्व कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के क्लास में आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज डैड सर पे जाके आप वहाँ मैसेंजर में हम मुझसे चैट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय डैड सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।